प्यारे बच्चों, नमस्कार। जय शारदे माँ। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ने जा रहे हैं। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक श्री नागार्जुन जी का जीवन परिचय हम जान लेते हैं। नागार्जुन जी हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्रा था, परंतु हिंदी साहित्य में उनको नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपन्यास की उससे रचनाएं की। इनके पिताजी गोकुल मिश्र उतरा तरौनी गांव के किसान थे और खेती के अलावा पुरोहित आदि के सिलसिले में आसपास के इलाकों में जाया करते थे। उनके साथ साथ नागार्जुन जी बचपन से ही यात्री हुए थे। आरंभिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से संस्कृत में हुई, किंतु आगे स्वाध्याय पद्धति से ही शिक्षा पढ़ी। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा, बिहार में हुई थी। इसके बाद अब हम आज का हमारा पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ते हैं। तो आप सभी अपनी अपनी पुस्तकें निकालें। पेज नंबर 12, बसंत भाग 2, पाठ 3 हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी मौसी मामी की गोद की तरह उनकी धाराओं में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधों पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था। यह दुबली पतली गंगा, यह यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तभी इनका कौतूहल और विस्मय नहीं होता है जितना कि इन बेटियों का बाल लीला देखकर। यहाँ पर कवि नदियों के विषय में कह रहा है। हिमालय की बेटियां, हिमालय की बेटियों से तात्पर्य यहाँ कवि का नदियों से है, जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। कौन कौन सी नदियों की बात यहाँ की गई है? गंगा, यमुना, सतलुज। ये जब हिमालय से निकलती हैं ये नदियाँ, तो ये बहुत पतली पतली धाराएं होती हैं, बहुत नालों के रूप में ये वहाँ से निकलती हैं। परंतु जब ये धरती पर आती हैं तो यहाँ पर ये विशाल रूप ले लेती हैं और इनका वेग भी बहुत तेज हो जाता है, उछलना कूदना। और ऐसे लगता है जब ये आवाज़ करके चलती हैं नदी, जब नदियाँ बह रही होती हैं तो पानी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ ऐसी लगती है जैसे नदियाँ हंस रही हैं। तो कहाँ ये भागी जा रही है? ये कौन सा लक्ष्य है जिन्हें ये बेचैन कर रखा है? ये नदियाँ जो जा रही हैं उसके विषय में कभी सोचें, कहाँ जा रही हैं, ये किसे प्राप्त करना चाहती हैं, ये किसे पाने के लिए इतनी बेचैन है। उनके महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यहाँ पिता की संज्ञा किसे दी गई है? हिमालय को। नदियों के पिता की संज्ञा यहाँ पर हिमालय को दी गई है। ये वो हिमालय जो कि सबसे विशाल है, उसका हृदय जो अतृप्त है, जो उनका हृदय है, उस हिमालय को उनको इतना प्यार देता है, उसके बाद भी इनका दिल किसको पाना चाहता है? वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ चली नदी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अधिकताएं, सरसबज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। मतलब जब ये नदियाँ निकलती हैं वहाँ से तो बर्फ होती है, उनमें से निकल रही हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, घाटियाँ हैं, वहाँ पर बहुत अधिकताएं और सरसबज है कि वहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उन सब पर से वो निकल रही है, उन सब के ऊपर से वो पानी निकल रहा है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोवर, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें अपनी बीते बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। ये सभी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ों के नाम हैं। कौन कौन से? देवदार, चीड़, सरोवर, चिनार, सफेदा, कैल। और कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा।
बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां को भी सामने नाचने लगती है। हिमालय की अन्य और कौन कौन सी बेटियां हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी ये सभी हिमालय की बेटियां। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रहती। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी यहाँ पे क्या कहा गया है, हिमालय की नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है और समुद्र ऐसा बताया गया जिनसे नदियां मिलने के लिए भागी जा रही हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अर्थात नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है और समुद्र को उन नदियों का पति कहा गया है, ससुर का। तो इसलिए हिमालय में और समुद्र में क्या हुआ रिश्ता, ससुर और दामाद का रिश्ता यहाँ बताया गया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेद्रवती विधवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद है। दरअसल जो कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेरकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। वैसे तो हम सबको पता है नदियों को माता कहते हैं क्योंकि नदियाँ हमें पीने के लिए मीठा जल देती हैं। खेतों की सिंचाई से लेकर हमारे जीवन यापन के लिए हम नदियों पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए हम नदियों को माता कहते हैं। किंतु लेखक ने पहले इन्हें बेटियों का रूप भी दिया है। किसकी बेटियां? हिमालय की बेटियों के रूप में भी इनको यहाँ दर्शाया है। जिस तरह बेटियां अपने माता पिता के आंगन में खेलती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, उछल कूद करती हैं, उसी प्रकार से नदियाँ भी हिमालय की गोद से जब निकलती हैं तो वे वहाँ पर बहुत ही पतली पतली धार के रूप में निकलती हैं, छोटी छोटी बच्चियों की तरह। और जब वह पहाड़ी क्षेत्र से नीचे समतल मैदान की ओर आती हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव उनके जीवन में वहाँ पर आते हैं। तो वह ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे बेटियाँ अपने पिता के घर में उछल कूद कर रही हों। इसके बाद काका कालेरकर ने इन्हीं नदियों को लोक माता के रूप में दर्शाया है और कहा है कि इन्हें हम पहले बेटियों के रूप में देख रहे थे तो अब हम इन्हें माता के रूप में देखते हैं। थोड़ा आगे चलिए तो इन्हीं में अगर ये हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। पहले इनमें हमने बेटियों को देखा, फिर हमने माता को देखा। अगर अब इन्हीं में हम प्रेयसी प्रेमिका की भावना करते हैं तो वह भी अच्छा है। ममता का एक और धागा यहाँ मिलता है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने भी दिया है, इन्हीं नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। कवि ने यहाँ पर इन नदियों को सबसे पहले बेटी, फिर माँ, फिर उस प्रेमिका और अब बहन का भी सम्मान दिया है। एक दिन मेरी भी यह भावना हुई कि थोलिड तिब्बत की बात है, मैं उचट गया था। तिब्बत की बात है, मेरा मन उचट गया था, यानी मेरा मन नहीं लग रहा था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया।
तो लगा मैं गुनगुनाने। यहाँ पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि यदि हम कभी थोड़े उदास हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो थोड़ी देर अगर पैरों को पानी में डुबा कर, बहते हुए पानी में डुबा कर बैठा जाए तो उससे मन एकदम शांत हो जाता है और हमारे तन मन ताज़ा हो जाता है और सुस्ती चली जाती है। तो जब कभी भी एक दिन ऐसे ही उसका मन उचट जाता है तो वे नदी में अपने पैर डाल के बैठ जाते हैं। तो अब फिर मन ताज़ा होता है तो वे कुछ गुनगुनाते हैं। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। यहाँ पर कवि कहना चाहता है सतलुज नदी तुम्हारी बहनों, बहन यहाँ पर तुम्हारी जय हो। सतलुज को बहन के रूप में, इन्होंने नदियों को बहन के रूप में बताया और कहा कि तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जो लीला है वो बहुत ही अचरज में डालने वाली है, तुम्हारा जो तुम्हारा मन है वो बहुत ही मुदित है, बहुत ही अच्छा है और मैं तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर बलिहारी जाता हूँ। तुम हिमालय की बेटी हो, तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम हिमालय की बेटी हो और हिमालय तुम्हारा पिता है। पर इसी चिंता में हूँ कि चुपचाप हिमालय चुपचाप बैठकर देखता है प्रकृति नटी के चित्रित पट पर कि एक प्रकृति तुम वहाँ से आती हो, तुम्हें वहाँ से आते हुए देखता है और कुछ नहीं कहता है। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जो हिमालय है उसकी बहुत ही अनोखी, बहुत ही अलग छाप है। हे मेरी नदी बहनों, सतलुज बहनों, तुम्हारी सदा ही जय हो। यहाँ पर कवि ने नदियों को धरती की लोक माता, बहन और माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में व्याख्या की है। अर्थात नदियों को हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बताया है। तो प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है ये पाठ समझ आया होगा। इस पाठ को आप पढ़कर इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप दिए जाने वाले PDF फाइल से लिख लीजिएगा और इसी उम्मीद के साथ कि आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा, मैं बल्कि आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।